हाँ, 3.3 में दूसरे का तीसरा सवाल है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। देखो, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या कोई सी भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है, 81 भी हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है ऐसी संख्या लेनी है उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अब 2 अंकों की संख्या है तो उसमें एक तो इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो पहले मैं मान लेता हूं इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लेते हैं x है, और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं? ये कह रहा है उसके अंकों का योग 81 कितने है? 9 है। अंकों का योग कितना है? मतलब ये दोनों अंक जोड़े ना तो योग 9 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई संख्या 81 है, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। या कोई संख्या जैसे 63 है, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? तो अंक जोड़ने पर तो आप ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इनके अंक जोड़ देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 1। अब ये क्या कह रहा है? इस संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब वो संख्या कौन सी, हमें क्या पता। ये तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना अंक पलट दो, फिर जो संख्या बनेगी उसके 2 गुने के बराबर है। तो पहले हमें वो संख्या बनानी पड़ेगी, कैसे बनाएंगे सुनो। कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल एक संख्या है 27, ये संख्या कैसे बनती है आपको पता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 गुना 10 प्लस 7, तब ये संख्या 27 बनती है। यानी इसमें जो दहाई का अंक है 2, उसके साथ तो 10 का गुणा होता है, और जो इकाई का अंक है वो सीधा आता है। चलो एक संख्या और लिखते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कोई संख्या है 63, ये संख्या कैसे बनेगी? इकाई का अंक तो सीधा लिखा जाएगा 3 लिख दिया। अब बच गया 60 बच गया, वो कैसे लिखा जाएगा? 6 गुना, यानी दहाई के अंक, ये इकाई का अंक है, ये कौन सा है? दहाई वाले अंक के साथ 10 का गुणा होता है और इकाई वाला अंक सीधा लिखा जाता है। अब मैं आपको 3 अंकों की संख्या लिख के दिखाता हूं। जैसे 317 है, ये कैसे लिखा जाएगा? इकाई का अंक सीधा, दहाई का अंक क्या है? 1, उसके साथ 10 का गुणा, और सैकड़ा वाला अंक क्या है? 3, इसको किसका गुणा होगा? अभी कितना हो गया? 310 और 7 17, कितना बन गया? ऐसे संख्या बनती है। अब मैं ये कह दूं मेरे पास 2 अंकों की संख्या है, उसका इकाई का अंक क्या लिया हमने? x, तो इकाई वाला अंक तो सीधा आएगा, पर दहाई वाले के साथ क्या लगेगा? 10 लगेगा। तो दहाई वाला हमारे सवाल में क्या है? y है, तो 10 y के साथ लगेगा। ये वो संख्या बनेगी x प्लस 10y, यानी इनसे जो संख्या बनेगी वो संख्या बनेगी इकाई का अंक सीधा और दहाई वाले के साथ 10 लगेगा। समझ में आ रही है बात? ये तो ये वो संख्या है। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? इस संख्या का कितना गुना? 2 गुना या 9 गुना? 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना, यानी x प्लस 10y का 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंक पलट दो। अंक पलटने का मतलब इकाई वाला दहाई की जगह, दहाई वाला इकाई की जगह, यानी 1 मिनट, इकाई का अंक x है ना, अब आपको दहाई का अंक x लेना पड़ेगा और इकाई का अंक क्या लेना पड़ेगा? इकाई का अंक लेना पड़ेगा y। अब इकाई का अंक y है तो y पहले आएगा, और दहाई का अंक 10 है तो 10 लगेगा x के साथ। तो अब लिखा जाएगा y प्लस में 10x इस संख्या के 2 गुणे के बराबर है, ऐसा बोले हैं। पहले वाली संख्या का 9 गुना जो अंक पलटने से संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। ये लाइन समझ में आई? अब आप में इसको कौन सी विधि से लगाना है? विलोपन, प्रतिस्थापन, जो भी है। पहले मैं थोड़ा सही कर लेता हूं, इसको सही करो, गुणा करो। 9x प्लस 2y
प्लस में 20x, सारा मामला उधर ले जाओ, ये पूरा का पूरा उधर ट्रांसफर कर दो, बोलो क्या आएगा। 9x इधर घटेगा, 20x में से 9x गया 11x, 90y इधर घटा दो 2y में से, तो माइनस का 88y बराबर, ये 2 नंबर समीकरण, ये 1 नंबर समीकरण। मैं एक बार 1 नंबर इसके पास लिख रहा हूं, 1 नंबर समीकरण यहां लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई बराबर 9, ये 11x है, ये x है, क्या करें, विलोपन विधि लगानी है, क्या करूं, 11 का गुणा कर देते हैं, या इसमें 11 का भाग करते हैं, एक ही बात है, मैं यहाँ 11 का गुणा कर देता हूँ। चलो कितना हो गया, 11x प्लस 11y बराबर, ये भी 11x, ये भी 11x, घटाएं के जोड़ें, घटा दो, और घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाता है, 11x से 11x गया, माइनस 88y माइनस 11y, ये हो गया माइनस का 99y, और 0 माइनस 99 कितना हुआ, माइनस 99, माइनस 99 से माइनस 99 गया, क्या बचा, तो y का मान आ गया 1, y का मान 1 यहां कर दो, तो x का मान क्या आएगा 8, तो यहाँ पे x का मान तो आया 8, y का मान आया 1, x कौन सा अंक था स्टार्टिंग में, इकाई था, क्या था ये इकाई, और ये क्या था दहाई, तो संख्या कौन सी बनेगी, इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1, 18, तो वो संख्या 18 बनेगी। ठीक है, उतार लो। ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, तो वही इकाई का अंक x मान लेते हैं, इकाई वाला अंक क्या मान लेते हैं, और दहाई वाला क्या मान लेते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या, इससे संख्या कौन सी बनेगी, इकाई वाला x और दहाई वाला y, और दहाई के साथ 10 लग जाएगा। अच्छा, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने पे कौन सी संख्या बनेगी, y प्लस में 10x, अंक पलट दिए ना, अब पहले इकाई का x था, अब इकाई का y होगा, तो इकाई का y होगा तो इकाई वाला सीधा आएगा, और दहाई वाले के साथ क्या लगेगा 10, अगर सैकड़ा और आ जाता तो उसके साथ 100 लगता, अभी बताया था ना आपको, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या, उसके अंक पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, इन दोनों का जोड़ कितना है 66 है। तो मैं प्रश्न के अनुसार लिख रहा हूं, x प्लस 10y प्लस में y प्लस 10x बराबर कितना लिखना है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, x और 10x कितने हो गए, और y और 10y बराबर में, इसमें 11 का भाग लग रहा है ना, 11 का भाग लगा दो, क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण नंबर 1। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई क्या आपको, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, इकाई वाला अंक सीधा लिखना है, दहाई वाले के साथ 10 लगाना है, तुम x y में से किसी को इकाई दहाई मान लेना चाहिए। अंक पलटने का मतलब ये होता है कि दहाई वाला इकाई, इकाई वाला दहाई, तो पहले 10 y के साथ लगाया था, अब की बार 10 किसके साथ लगाएंगे, ऐसी दोनों संख्याओं का योग इसने बोला 66, मैंने जोड़ कर दिया, बात समझ में आ गई। अब दोनों संख्याओं को जोड़ दिया मैंने, x और 10 11 हो गया, y और 10y 11, 11 का भाग लग गया। आगे क्या बोला है पढ़ो, दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर, अंक कौन कौन से लिए थे हमने, x और y, इकाई वाला x लिया, दहाई वाला y लिया, इनका अंतर कितने का है 2 का है। अब ये नहीं बताया इकाई में से दहाई घटाना है कि दहाई में से इकाई घटाना है, तो हमें दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी। एक बार तो x माइनस वाई में 2 घटा दो, मतलब x में से y घटा के 2 लिख दो, और एक बार y में से x घटा के 2 लिख दो, ये दोनों कंडीशन में सवाल करना पड़ेगा। तो एक बार मैं ये 2 समीकरण ले रहा हूं, ये घटाया क्यों है पता चल गया, क्यों घटाया, दोनों का अंतर क्या दिया है 2 दिया है, पर ये नहीं बताया x में से y घटाना है कि y में से x घटाना, तो मैंने दोनों लिख दिए। अब इसके 2 उत्तर आएंगे, इलाज नहीं है कोई, दोनों समीकरण जोड़ दें, जोड़ेंगे तो क्या होगा, x और x कितना हो गया प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 4, किसी में रख दो, यहां रख देते हैं x का मान 4, y का कितना आएगा, x का 4 यहां रखना है, 4 इधर ले जाओ, y का कितना आएगा 2, तो बोल दिया करो y का 2।
हाँ, संख्या कौन सी बनी? इकाई का मानना था x, तो इधर आएगा 4 और दाई 2, 24 बन गई। कौन सी बन गई? अब आ समीकरण मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 6। अब ये यूज कर रहा हूं मैं। अब फिर दोनों को जोड़ दो, जोड़ दे, दोनों को जोड़ो। x और माइनस एक्स, ध्यान रखना x में x ही जुड़ता घटता है। x में से x गया 0, y और y 2y बराबर 8, तो y बराबर 4, y का मान 4 इसमें रख दो, 4 इधर जाएगा, x का मान कितना आ गया? 2। इकाई क्या मानना था? 2, x मानना था और दाई मानना था y, दाई इधर आएगा 42। तो वो संख्या 24 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है। इसके दो उत्तर है। ठीक है, किताब में ऐसे किया हुआ, उतारने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही छापा हुआ है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मैं एक बार आय वाला अनुपात लिख देता हूं, 9:7 है। और खर्च का अनुपात, मतलब वो जो घर पे खर्चा करते हैं उसका अनुपात कितना है? 4:3 है। और इसने कहा है प्रत्येक की बचत कितने रुपए है? 2000 रुपये है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मासिक आय ज्ञात करो। ये उनकी आय का अनुपात है, ये खर्च का है, और ये 2000 रुपये की बचत है। अनुपात का मतलब समझते हो गया आप? जैसे इनकी आय का अनुपात 9:7, दो व्यक्ति है, मान लो ये पहला व्यक्ति है, दूसरा, इनकी आय का अनुपात 9:7 है। इसका मतलब क्या है? उनकी आय कितनी है बता सकते हो? तो आय हुई कितनी हमें क्या पता? गुणा किसको करें? देखो मैं बताऊं, मान लो मेरी आय 9000 रुपये है, मान लो 9000 रुपये है, किसी दूसरे व्यक्ति की आय 7000 रुपये है, तो 9000 और 7000 का अनुपात कितना हो गया? 9:7 हो गया। मतलब ऐसे है, 9000 अनुपात 7000, 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई, कितना आ गया? 9:7। ऐसा भी हो सकता है मेरी आय 9 रुपये हो, उसकी 7 रुपये हो, तो भी अनुपात कितना आएगा? हो सकता है मेरी 9 लाख हो, किसी व्यक्ति की 7 लाख हो, तो भी अनुपात कितना आएगा? 9:7। तो अनुपात से ये पता नहीं चलता कि आय कितनी है, ये पता चल जाता है अनुपात कितना है। अब इसने बचत दे दी 2000 रुपये, ये तो पूरी बचत ही बता दी कि उनके 2000 रुपये बचते हैं खर्च में से और कमाई में से। लगाने के बाद मान लो जितनी कमाई की उसमें से खर्चा हो गया, 2000 रुपये बच गया। अब हमें नहीं पता इसकी कमाई कितनी है, खर्च कितनी है। कमाई कितनी है हमें ये नहीं पता, ना इसके खर्च का पता। अब अनुपात पता है 9:7, लेकिन इतना पता है कि इसकी 9000 है तो इसकी 7000 है, इसकी 9 लाख है तो इसकी 7 लाख है। अब हमें नहीं पता किससे गुणा करें, नहीं पता ना, तो एक काम करो, x से गुणा कर दो। तो इसकी आय हो गई 9x और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो गई? अब x की जगह तुम कुछ भी मान लो, x की जगह 1000 मान लो, 1000 मान लो, इसकी 9000, इसकी लाख मान लो, x की जगह, इसकी 9 लाख, इसकी, बात समझ में आ रही है? x की जगह 1500 मान लो, 1000 जरूरी थोड़ी है, 1500 मान लो, 15 निमा 135, इसकी 13500 हो जाएगी, इसकी 6300 हो जाएगी, रहेगा अनुपात वही 15 7 105, सॉरी 10500, रहेगा अनुपात वही 9:7। x की जगह 2 मान लो, इसके 18 रुपये, इसके 14 रुपये, अनुपात तो वही 9:7 रहेगा। खर्च के अंदर y मान लो, इसका खर्च मान लो 4y, इसका खर्च मान लो 3y। बचत कितने कितने रुपए की है? 2000 रुपए की। तो ये आय है, ये खर्च है। बचत कैसे आती है? आय में से खर्च घटाएंगे, तो यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस। तो हमारे पास दो समीकरण बन गई, 9x - 4y बराबर 2000 और 7x - 3y बराबर 2000। आगे सरल कर लोगे? कैसे सरल करोगे? विलोपन लगा देना, चाहे प्रतिस्थापन लगा देना, कर लेना। इसको कर लोगे आगे? तो विलोपन लगाओ तब तो गुणांक एक जैसे कर लेना। इसको 9 का गुणा कर देना और इसको 7 का, 9 7 63, 7 निमा 63, एक जैसे हो जाएंगे। या प्रतिस्थापन लगा देना। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहां से x का मान निकालो, क्या आएगा? -3y इधर ले जाओ, 7x बराबर में 2000 प्लस
7 लगा दो भाग में, ये किसका मान आ गया? ये इससे निकाला है, किस में रखोगे? ऊपर वाले में। यहां रख देना x की जगह, समझ गए? आगे कर लेना इसको, ऐसे होगा ये, ठीक है। बराबर 8 और फिर क्या लिखाया था? 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। यही सवाल है क्या? चेक करना। P के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है? शुरू करना बेटा इसको। ये दो समीकरण दी गई है और आपको बोलना है इनका अद्वितीय हल है। कौन सा हल है? अद्वितीय हल किन रेखाओं का आता है? अद्वितीय का मतलब होता है कोई एक हल, और कोई एक हल तब आता है जब रेखाएं एक जगह कटे। कितनी जगह कटे? और प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है। यही शर्त है ना? यही शर्त लगानी है आपको। बस अब मान रख दो। a1 a2 का मान, a1 का मान 4 है और a2 का मान कितना है? 2, बराबर नहीं है। b1 का मान कितना है? p, और b2 की जगह कितना है? 2। बस मान लिखना है। ये a1, ये b1, ये c1 याद है क्या? 3.1 में किया था। ये क्या होता है? a2 b2, ऐसे तुलना करते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर पहली समीकरण, इसलिए ये a1, ये b1 और ये दूसरी समीकरण में ये a2 b2, और शर्त क्या होती है प्रतिच्छेदी की? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, तो a1 का मान 4, a2 का मान 2 रख दिया। 4 बटा 2 कितना होता है? 2 बराबर नहीं है p बटा 2। 2 का तिरछा गुणा करो, कितना आया? तो p बराबर नहीं है 4, यही मान है बस इसका। हाँ ऐसा ही आएगा। तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए, ये सवाल है। देखो इस सवाल का उत्तर क्या है? उत्तर है कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? सुनो, इस समीकरण का अद्वितीय हल था। क्या था? अद्वितीय हल था। हम एक काम करते हैं, p का मान 4 कर देते हैं। p का मान क्या कर देते हैं? अब बताओ ये समीकरण जो है इसका हल कैसा आएगा? a1 बटा a2 कितना आया बताओ? a1 बटा a2 4 बटा 2, 2 आ गया। b1 बटा b2 कितना आया? अब कैसा हल आया बताओ? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। c1 बटा c2 क्या है? 8 बटा 2। क्या c1 c2 बराबर नहीं है? शुरू वाले दो बराबर हैं। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये किसकी शर्त होती है? समांतर की। इनका कोई हल नहीं है ना, ये समांतर की शर्त है। यहां इसने बोला था अद्वितीय हल आना चाहिए, तो 4 अगर मैं लिख देता हूं, यहां p था आपको याद है, अगर p की जगह मैं 4 लिख देता हूं तो क्या अद्वितीय हल आता है? अरे रेखाएं प्रतिच्छेदी आती है क्या? अगर मैं 4 लिख दूं तो क्या लिखना पड़ेगा? 4 बटा 2 कर दूं, 4 बटा 2 कर दूं, तब तो समांतर वाली शर्त हो गई। और जबकि उस सवाल में दिया क्या था? प्रतिच्छेदी वाली शर्त। कौन सी शर्त दी थी? तो प्रतिच्छेदी करने के लिए बताओ मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ क्या? अगर मैंने 5 लिखा तो अब 4 बटा 2 5 बटा 2 बराबर नहीं है। क्या केवल 5 ही लिख सकता हूँ? क्या कुछ और भी लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? बस यही जवाब है, 4 नहीं लिख सकते। पी की जगह क्या नहीं लिख सकते? तो ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिख दो, यहां p 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अपना टेस्ट परसों होगा भाई, तीसरे चैप्टर का। हाँ ये एक एग्जाम्पल है। ये दो समीकरण आपको एक समीकरण युग्म दिया है
दो समीकरण दिए हैं, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से कितने हल हैं? अब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो रेखाएं संपाती होती है। कैसी होती है? संपाती रेखाएं होती है। तो शर्त क्या लगती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा। जब रेखाएं संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो सब कुछ बराबर हो जाता है। अब मान रखना शुरू करो। तुलना इससे करनी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जो x के गुणा में होता है वो सारा a ही होता है। तो a1 का मान बताओ कितना है? k। a2 का मान कितना है? 12। b1 का मान कितना है? 3। b2 का मान क्या है? k। c1 का मान ये पूरा है, ये पूरा c है y के बाद वाला। तो c1 का मान क्या है? माइनस में k माइनस 3। c2 का मान क्या है? ये माइनस k। माइनस से माइनस है। आपको k का मान चाहिए ना, तो k का मान तो इन दो से ही आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। इन दो को देखो आप, तिरछा गुणा करो, k का k से गुणा क्या हो गया? और 12 तिया 36। k का स्क्वायर हटा दो, k का स्क्वायर हटा दो, कितना आएगा? 36। यानी प्लस माइनस 6 इसका उत्तर है। दो निशान आएंगे, प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, उतार लो ये। हाँ, यहां समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये दिया है आपको। अब बताओ, कोई हल नहीं है तो शर्त कौन सी लगी? कोई हल कब नहीं आता? जब दोनों रेखाएं कटती नहीं है। और कटती कब नहीं है? जब रेखाएं क्या होती है? जब रेखाएं कटती है ना, तभी हल आता है। अब समांतर की शर्त क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, ये दो तो बराबर होते हैं, और लास्ट वाला बराबर नहीं होता, तो क्या आएगा? c1 बटा। अब मान रख दो फटाफट, बोलो a1 का मान 3। a2 x के गुणा में है वो पूरा, क्या x के गुणा में बोलो? b1 का मान बोलो, y के गुणा में कितना है? 1। b2 y के गुणा में k माइनस 1 बराबर नहीं है c1 का मान 1, c2 का मान। ये बात समझ में आई क्या? समझ में आएगा किधर? a1 a2 b1 b2 c1 c2। समीकरण की तुलना इससे करनी होती है ax प्लस by प्लस c बराबर ये a का मान y के गुणा में b का मान, c वाला बराबर, या तो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों इधर होने चाहिए, तो बराबर वाला ये c का मान। अगर ये इधर है तो ये भी एक क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए। ठीक है, तो x के गुणा में जो होता है वो a होता है, y के गुणा में होता है वो b होता है। पहली समीकरण a b c, तो a1 b1 c1, ये पहली समीकरण से। दूसरी से a2 b2 c2, समझ में आ रहा है? तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। ये तो बराबर नहीं है, छोड़ो, यहां से k का मान आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दो। k माइनस 1 का गुणा किससे करोगे? 3 से। तो 3 का गुणा हो गया k माइनस 1 से, 1 का गुणा कितना हो गया बोलो? ये मल्टीप्लाई करो, 3 का k से गुणा 3 के माइनस 3 बराबर में कितना हो गया? 2 के इधर लाओ, जुड़ेगा या घटेगा? तो 3 के माइनस 2 के और माइनस 3 इधर ले जाओ, प्लस 3 हो जाएगा ना, तो माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 माइनस 1 2 बच गया, तो k का मान 2 होगा। उतार लीजिए। और लिखाए थे क्या बोलो, या इतने ही लिखाए थे?